Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Effects of Earthquake of Class 11 Geography Chapter number 3. So अभी तक हम earthquake के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि earthquake कैसे अकर होते हैं, earthquake के टाइम पे कौन कौन सी waves जो है वो रिलीज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से क्या असर पड़ता है धरती के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ता है. सो अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हजार्ड. अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल हजार्ड है, ये एक तरीके से प्राकृतिक आपदा है. द फॉलोइंग आर द इमीडिएट हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. तो नीचे 12 जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि इमीडिएट इफेक्ट्स है, मतलब जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज्यादा ये चीजें जो है वो देखने मिलती हैं दुनिया भर में, मतलब सबसे ज्यादा आपको ये इवेंट्स होते हुए दिखाई देंगे. तो सबसे पहला है ग्राउंड शेकिंग. देखो अर्थक्वेक का मतलब ही क्या है, अर्थ का शेक होना. तो जाहिर सी बात है जब अर्थक्वेक आएगा तो धरती हिलेगी, ग्राउंड जो है वो शेक होगा, जो जमीन है उस पर कंपन महसूस होगा. तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है, शेकिंग. अब हजार्डस कैसे है, देखो जमीन के ऊपर ही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जमीन के ऊपर बहुत कुछ है, जो भी चीजें हो रही हैं भूकंप में वो जमीन के हिलने से ही होंगी. जमीन के ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो गिरने लगेंगी, रोड्स में क्रैक वगैरह आ जाएंगे, तो क्या हो रहा है, नुकसान पहुंचेगा. ठीक है, लाइफ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन सारी चीजों को. सेकेंड है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट. जब भूकंप आएगा तो क्या होगा, देखो हमने ये चीज देखी कि क्या होगा, वेव्स जो हैं वो रॉक्स को मूव करती हैं जैसे इस तरीके से. ठीक है, जो वेव्स हैं वो रॉक्स में चेंजेस लाती हैं. तो रॉक्स पहले एक एक लाइन में थे, ठीक है, बट जब भूकंप आया तो उसकी वजह से रॉक्स क्या हो गए, ऊपर नीचे हो गए. ऊपर नीचे हो गए इसका मतलब अब वो जब सेटल होंगे तो अपनी सेम पोजीशन में नहीं होंगे, उनमें जो सेटलमेंट होगी जब वो एक तरीके से नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो उनकी पोजीशन पहले जैसी नहीं रहेगी, वो एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगी, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी. तो डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट मतलब ग्राउंड जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सेटल होगा, कहीं पे ऊपर रह जाएगा, कहीं पे नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो ग्राउंड जो है वो एकदम स्ट्रेट ना होने की बजाय जब भूकंप आएगा तो उसकी वजह से वो ऊपर नीचे हो जाएगा. तो डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट. लैंड एंड मड स्लाइड्स. लैंड एंड मड स्लाइड मतलब क्या हो गया कि जैसे ही भूकंप आएगा तो देखो सारी चीजें हिलने वाली हैं. जब हिलेंगी सारी चीजें तो उसकी वजह से क्या होगा, पहाड़ों पे जो लूज पार्टिकल्स हैं, जो लूज ग्रेवल्स हैं, सैंड मटेरियल है, पत्थर हैं, ये सारी चीजें जो है वो जैसे ही यहाँ पे शेकिंग होगी तो ये सब क्या होंगे, नीचे आने लगेंगे. और जब ये मटेरियल नीचे आएगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं. मड स्लाइड कैसे आ सकती है, जैसे यहाँ पे कोई पानी का स्रोत हो, यहाँ पे पानी कहीं जमा हो तो जो मिट्टी वगैरह है उसके साथ पानी भी नीचे आएगा और उसकी वजह से क्या होगा, कीचड़, मड जो है वो देखने मिलेगी. तो मड स्लाइड होगी भूकंप की वजह से. उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, सॉइल लिक्विफेक्शन. सॉइल लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है, देखो सॉइल वैसे तो सॉलिड होती है बट लिक्विफेक्शन का मतलब ये है कि जब सॉइल जो है लिक्विड की तरह एक्ट करने लगे तो उसे हम कहेंगे सॉइल लिक्विफेक्शन. जैसे जब भूकंप आता है तो क्या होता है, पानी वगैरह जो है वो ऊपर आने लगते हैं, बाकी जैसे सॉइल पार्टिकल्स है वो नीचे जाने लगते हैं. तो पानी जब सॉइल पार्टिकल्स में मिलेगा तो उसकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स क्या होंगे, वो ढीले हो जाएंगे. जैसे ये जमीन है, ठीक है, ये पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड में यहाँ पे एक लेयर सॉइल का है, ये सॉइल है ऊपर एंड इसके नीचे यहाँ पे पानी है, ग्राउंड वाटर होता है तो हमें पता ही है. अब यहाँ पे जो पानी है ये ऊपर सॉइल में जाएगा, सॉइल जो है वो गीली होगी, गीली होगी तो वो क्या होगा, वो फ्लो ही होने लगेगी. वो अब सॉइल जो है इस तरीके से फ्लो होगी एंड इसके ऊपर हमारे घर बने हुए हैं, इसके ऊपर घर है, बिल्डिंग है, ये सारी चीजें जो हैं वो बनी हुई हैं. तो जैसे ही सॉइल लिक्विफिकेशन होगा, जैसे ही सॉइल जो है इस तरीके से फ्लो करने लगेगी, क्योंकि वेव्स जो है वो भी किस तरीके से होती हैं, इस तरीके से फ्लो करती हैं. तो अब जमीन के अंदर भी जो सॉइल है वो इस तरीके से ऊपर नीचे होगी, एकदम लिक्विड की तरह सॉइल एक्ट करेगी एंड इसके ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स करेगा. ठीक है, एंड इवन ग्राउंड की जो सॉइल है वो भी इस तरीके से लिक्विफाई होती दिखेगी, मतलब कि जो ग्राउंड पे सॉइल है जो पानी में मिक्स है, ऐसी सॉइल जिसमें पानी काफी ज्यादा मिक्स है, वो कैसे एक्ट करेगी, वो एकदम फ्लो करेगी, लिक्विड की तरह एक्ट करेगी. ठीक है, जमीन पे भी एंड जमीन के अंदर भी. तो ये हो गया सॉइल लिक्विफेक्शन. देन फिफ्थ पॉइंट है ग्राउंड लर्चिंग. ग्राउंड लर्चिंग का मतलब क्या है, देखो जब भूकंप आता है तो वेव्स ऐसे ऐसे चल रही हैं,
जब सरफेस वेव्स ऐसे आएंगी तो इसके ऊपर का मतलब अर्थ के टॉप सरफेस का जो मटेरियल है वो इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो अर्थ का टॉप है, जैसे मैं आपको वापस से यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे जैसे ये सरफेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर मिट्टी वगैरह है, पूरा मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही वेव आएंगी तो ये जो पूरा मटेरियल है वो इस एक डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा, जैसे वेव्स इस तरीके से आ रही हैं। तो ऊपर जैसे आपने एस्केलेटर देखा होगा ना, जैसे लिफ्ट रहती है या फिर वो जो मशीन रहती है जिसमें बैग्स वगैरह चेक होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से एक कन्वेयर बेल्ट होती है। कन्वेयर बेल्ट क्या करती है, वो मूव करती रहती है ऐसे, ठीक है। जिसपे आप जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी जाते हैं या मेट्रो वगैरह में भी जाते हैं तो बैग्स वगैरह चेक करने के लिए डालते हैं। तो जैसे वो बेल्ट ऊपर से मूव कर रही है इस तरीके से ना, ऐसा ही कुछ जो अर्थ के ऊपर का मटेरियल है वो मूव करेगा, क्योंकि रॉक्स में से वेव्स हो गुजर रही हैं एंड ये वेव्स जो है इन रॉक्स को मूव करवाएंगी। तो ग्राउंड लर्चिंग का मतलब ये है कि जैसे हल्की सी स्लाइड है, जैसे एक तो होते हैं पहाड़, बट ग्राउंड भी एकदम ऐसे सीधे तो नहीं है, उनमें भी हल्की सी ढलान आपको देखने मिलेगी। जैसे ये पहाड़ है और इसके बाद अब ये ग्राउंड है, इसमें भी आपको हल्की सी, देखो हल्की सी ढलान देखने मिलेगी। तो ग्राउंड जो है वो पूरी तरह एकदम स्ट्रेट नहीं है, ग्राउंड भी जो प्लेन एरिया है वो भी ऊपर नीचे है। तो जब भूकंप आएगा तो ग्राउंड का जो मटीरियल है वो लर्च करेगा, वो एक तरीके से स्लाइड करेगा एंड एक जगह पे सारा मटेरियल जो है वो जमा होने लगेगा एंड टूटने लगेगा। जैसे रोड जो है उनमें क्रैक आने लगेंगे, मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके इकट्ठी होने लगेगी, कि जैसे यहाँ से चीजें मूव करी और यहाँ पे आके इकट्ठी हो गई। तो ये क्या है, ग्राउंड लर्चिंग, कि जब ग्राउंड का जो टॉप वाला लेयर है वो मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है एंड उसमें क्रैक आ रहा है और वो दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो जैसे ही उसको मतलब एक ढलान देखने मिलेगी, प्लेन वाले एरिया में भी हल्की फुल्की ढलान होगी तो वो उस तरफ जाके मूव करने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एवलांचेस। एवलांच क्या होते हैं, बर्फीले तूफानों को एवलांचेस कहते हैं। तो जो बर्फ वाले पहाड़ है जैसे माउंट एवरेस्ट है, हिमालयाज है, यहाँ पे क्या होता है, जो बर्फीली जगह है, जब यहाँ पे भूकंप आएगा तो देखो जो नॉर्मल पहाड़ हैं, जब हमने लैंडस्लाइड वाला टॉपिक देखा, लैंडस्लाइड में क्या है, जब नॉर्मल पहाड़ है, ये बर्फीले नहीं है, पथरीले पहाड़ है, तो इनके ऊपर जो मिट्टी पत्थर ये सारी चीज होंगी ये भूकंप की वजह से नीचे आएंगी। बट जब ये पहाड़ बर्फ के होंगे, जब ये पहाड़ बर्फ के होंगे तो इनके ऊपर क्या जमी होगी, बर्फ जमी होगी, इनके ऊपर बर्फ जमी होगी एंड जैसे ही भूकंप आएगा तो ये बर्फ हिलेगी, इसमें शेकिंग होगी और हिल के ये बर्फ जो है वो लूज होगी और लूज होने के बाद ये नीचे आने लगेगी, बर्फीले तूफान जो है वो आने लगेंगे। इस बर्फीले तूफान को हम क्या कहते हैं, एवलांचेस। उसके बाद ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, ग्राउंड ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज जो है एक तरीके से आप रिलेट करके देख सकते हो जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं। तो ग्राउंड जो है उसमें चेंजेस आ रही हैं, वो मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो ग्राउंड में इस तरीके से चेंजेस आएंगे। फ्लड फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर। फ्लड फ्रॉम डैम, देखो डैम क्या है कि जब हम पानी को रोकने के लिए डैम बनाते हैं, जैसे नदी आ रही है एंड नदी को रोकने के लिए, उसके पानी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैम बनाते हैं एंड उसके बाद नदी के पानी को बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से आगे भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भूकंप आएंगे तो ये डैम जो है वो टूट सकता है, क्योंकि डैम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जैसे पहाड़ों के बीच में डैम को बनाया जाता है। तो जैसे ही पहाड़ हिलेंगे, लैंडस्लाइड वगैरह होगी, तो ये जो डैम है वो भी हिल सकते हैं, उनमें भी क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, डैम टूट सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जैसे ही डैम टूटेगा तो क्या आएगा, ये जैसे ये डैम है इस तरफ, ये इधर पे पूरा पानी ऊपर तक जमा हो रखा है, यहाँ पे क्या है, पूरा पानी जो है जमा हो रखा है, ये क्या है, रिजर्वॉयर है एंड यहाँ पे इस दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, पानी को गेट्स के थ्रू आगे भेजा जा रहा है। तो अगर ये बांध टूट गया तो क्या होगा, ये जो रिजर्वॉयर है इससे पूरा पानी जो है निकलेगा और वो आगे की तरफ बह जाएगा पूरा एक साथ। जैसे ही बांध टूटा तो ये जितना भी पानी रिजर्वॉयर में इकट्ठा था वो सब आगे अचानक से जाएगा और यहाँ पे जो जगहें होंगी, यहाँ पे जो घर वगैरह होंगे, उन सब में बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा, ठीक है। लेवी फेलियर, लेवी फेलियर क्या होता है, जैसे नदी जो है उसके साइड में ना कुछ एम्बैंकमेंट्स बन जाती हैं। जैसे ये नदी आ रही है, ऐसे आप ऐसे समझ लो ये नदी है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला पूरा नदी है। अब इसके साइड में क्या होता है, जब बाढ़ वगैरह आती है तो कुछ इस तरीके से
उठ जाता है, जो मटेरियल है सैंड का, ग्रेवल का, वो इस तरीके से जमा हो जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेवी। ये एक तरीके से नेचुरल बैरियर का काम करती है कि जब अगली बार पानी का स्तर बढ़ेगा तो ये लेवीज जो हैं उसको रोक लेंगे और बाढ़ आने से रुक जाएगी। बट जब भूकंप आते हैं तो ये जो लेवीज हैं ये मिट्टी के ही बने हुए होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी हिल जाते हैं और ये टूट जाते हैं, लेवी टूट जाती है। एंड जैसे ही लेवीज जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे तो ये पानी ये भी हिल हिल के बाहर जाएगा और बाढ़ आ सकती है। जैसे ही लेवी टूटेगी तो नदी का जो पानी है वो अपने एरिया से निकल के बाहर जा सकता है और साइड वाली जगहों पे बाढ़ आ सकती है। उसके बाद फायर। फायर देखो, जैसे बिजली के खंभे वगैरह हैं, जैसे ही वो शेक करेंगे, ग्राउंड शेक होगा तो बिजली के खंभे भी शेक होंगे, तार भी जो है आपस में लग सकते हैं, और जैसे ही तार वगैरह आपस में लगेंगे बिजली के तो फायर हो सकती है। इसी तरीके से जैसे जमीन के अंदर गैस वगैरह के पाइप होते हैं, तो ग्राउंड शेक करेगा तो वो गैस के पाइप जो है टूट सकते हैं, गैस लीक हो सकती है, उसकी वजह से कहीं पे भी चिंगारी लगी और आग लग सकती है। तो फायर के भी केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं जब भूकंप आता है। तो उसके बाद स्ट्रक्चरल कोलैप्स। स्ट्रक्चरल कोलैप्स ना आप जैसे ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट से समझ सकते हो। जैसे क्या होगा कि जब भूकंप आएगा तो ग्राउंड ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ग्राउंड क्या हुआ, इस तरीके से पहले नॉर्मल था, अब क्या हुआ, ग्राउंड डिस्प्लेस हो गया। ग्राउंड डिस्प्लेस हो गया मतलब ग्राउंड ऐसे हो गया, ये देखो इस तरीके से हो गया। ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला जो ग्राउंड है वो नीचे को धस गया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके ऊपर जो भी घर होंगे, बिल्डिंग होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो टूट के गिर जाएंगे। वो यहाँ पे एकदम ये जैसे सीधी बिल्डिंग खड़ी थी, यहाँ पे भी पहले सीधी बिल्डिंग खड़ी थी, बट अब क्योंकि ये जो ग्राउंड है वो नीचे धस गया तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पे जो बिल्डिंग वगैरह खड़ी थी वो गिर जाएंगी और मलबा बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्डिंग जो है वो गिर रही हैं, स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे डैम भी है, जब वो टूटेगा तो उसे भी आप स्ट्रक्चरल कोलैप्स कह सकते हो। ब्रिज वगैरह टूट जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूटने लगेगा। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स जो है फॉल करते हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह ही जब कोलैप्स करेंगे तो वो नीचे आके गिरेंगी, अगर आसपास लोग खड़े हैं तो उनके ऊपर चीजें गिरेंगी, पेड़ वगैरह टूटने लग जाते हैं। घरों के अंदर भी जैसे किचन वगैरह में बर्तन गिरने लगते हैं, सामान कुछ ऊंचाई पर रखा होता है तो वो नीचे गिरने लगता है। तो ऑब्जेक्ट्स फॉल करते हैं जिससे कि खतरा हो सकता है आसपास खड़े लोगों को। सुनामी। सुनामी क्या होता है, जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं समुद्र में तो उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाती हैं कोस्टल इलाकों पे। सुनामी कैसे आती है कि देखो, भूकंप में क्या हो रहा है, बेसिकली जो धरती है वो हिल रही है। अब ये समुद्र है पूरा, ठीक है। अब ये समुद्र है, यहाँ पे मान लो घर है लोगों की, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे इस तरीके से आप समझ लो, पेड़ पौधे हैं, घर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा समुद्र है, यहाँ पे ये समुद्र है। जब भूकंप आएगा तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये भी तो हिलेगा, ये भी तो इस तरीके से शेक करेगा। जो समुद्र के नीचे की जमीन है उसमें भी तो वेव्स ऐसे आएंगी और वो समुद्र को हिलाएंगी। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, जैसे आपने बाल्टी भरी और उस बाल्टी को थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा शेक किया, तो बाल्टी के ऊपर का पानी जो है वो भी हिलेगा, बाल्टी के ऊपर का पानी जो है वो भी इस तरीके से शेक करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब गहरा समुद्र है वहां तो ये लहरें इतनी नहीं पता चलेंगी, बट जैसे जैसे ये जो लहरें हैं वो कम गहरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगेंगी तो ये वेव्स जो है वो बड़ी होने लगेंगी इस तरीके से। यहाँ क्या होगा, ये जो पानी है वो ऊंचाई पे जाने लगेगा और इतनी बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो आने लगेंगी। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, जो घर है यहाँ पे लोगों के, उन पे क्या होगा, उन पे ये जो वेव्स है वो एक तरीके से कहर ढाएंगी, यहाँ पे पूरा सुनामी जो है इनको झेलनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लो इस तरफ को वेव्स आ रही हैं, मान लो भूकंप की वेव्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पानी है वो इधर भी लौट के आएगा, इधर पे ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पे भी सुनामी देखने मिल सकती है। तो कोस्टल एरियाज जो है उनमें क्या होता है, क्योंकि समुद्र के अंदर का जो पानी है वो भी भूकंप की वजह से हिलता है, उसमें भी हलचल होती है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं वो निकल के आती हैं एंड वो क्या करती हैं, वो नुकसान पहुंचाती हैं बहुत ज्यादा। The first six listed above have
some bearing upon landforms, while others may be considered the effects causing immediate concern to the life and properties of people in the region. जो पहले 6 चीजें हैं वो डायरेक्टली ग्राउंड पे अफेक्ट कर रही है, लैंडफॉर्म्स में चेंजेस ला रही हैं, जैसे ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड, सॉइल लिक्विफेक्शन, ग्राउंड लर्चिंग एंड देन एवलांचे. ये चीजें क्या है, ये लैंड फॉर्म में चेंजेस ला रही हैं. बट इसके नीचे जो आप पॉइंट्स पढ़ोगे, ground displacement, flood from dam and levee failures, fires, structural collapse, falling objects, tsunami, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये इमीडिएट अफेक्ट डाल रही हैं लोगों की लाइफ पे एंड लोगों की प्रॉपर्टी पे. मतलब ऊपर के 6 पॉइंट्सों पे भी नुकसान हो सकता है, बट इनका जो नुकसान है, जैसे मान लो बर्फीले पहाड़ है, बर्फीले पहाड़ जो है ऊंची चोटियों पे, वहां पे लोग इतने ज्यादा नहीं रहते. वहां पे अगर कोई ट्रैकर्स वगैरह है गए हैं, ठीक है, माउंटेनियर्स अगर ट्रैकिंग वगैरह करने गए हैं, तो वहां पे एवलांचे जो है नुकसान पहुंचा सकता है लोगों को. बट वैसे बर्फीले पहाड़ों पे जैसे इतनी ज्यादा सेटलमेंट वगैरह नहीं है, तो वो लोगों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी. सॉइल लिक्विफेक्शन वगैरह भी जो है वो धरती के नीचे ज्यादातर होता है, तो बहुत ज्यादा असर लाइफ पे नहीं देखने मिलता. बट नीचे के जो ये चीजें हैं, ये लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर की चीजें जो हैं, ऊपर वाले पॉइंट लाइफ पे कोई असर नहीं डाल रहे, इनका भी असर होता है, बट नीचे वाले पॉइंट का लाइफ पे एंड प्रॉपर्टी पे एकदम से इफेक्ट होता है, इमीडिएट इफेक्ट जो है वो होता है. ठीक है, the effect of tsunami would occur only if the epicenter of the tremor is below oceanic water and the magnitude is sufficiently high. अब सुनामी जो है वो ऐसा नहीं है कि हर भूकंप में सुनामी के झटके देखने मिलेंगे. सुनामी जो है वो तब आएगी जब जो एपिसेंटर है, जब भूकंप का एपिसेंटर जो है वो ओशन वाटर के जस्ट नीचे हो. ठीक है, जैसे ये सी बैड है, यहाँ पे ये सी बैड है पूरा, और ये ऊपर समुद्र है. यहां पे सुनामी कब आएगी, जब फोकस इसके सी बैड के नीचे हो. एंड फोकस सी बैड के नीचे होगा, तो जैसे ही इसके ऊपर जाओगे तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपिसेंटर. तो सुनामी जब आएगी जब यहाँ पे जो ओशियन वाटर्स हैं उनमें एपिसेंटर देखने मिलेगा. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये जमीन है, पूरी ये जमीन है, अगर यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे भूकंप आ रहा है, तो इन जगहों पे सुनामी नहीं देखने मिलेगी. सुनामी कहां देखने मिलेगी, जब पानी के नीचे ही एपिसेंटर हो. ठीक है, एंड उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हल्के फुल्के भूकंप में ही सुनामी आ जाएगी. सुनामी की लहरें जो हैं वो तब देखने मिलेंगी जब बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आए, और वो भी ओशन वाटर के नीचे आए. Tsunamis are waves generated by the tremors and not an earthquake in itself. Tsunamis जो है वो खुद में एक earthquake नहीं है. सुनामी जो है वो earthquake का रिजल्ट है. जब earthquake आएगा तो उसकी वजह से सुनामी आती है. ऐसा नहीं है, मतलब सुनामी आने का मतलब ये नहीं है कि भूकंप आया है. सुनामी जो है वो भूकंप की वजह से आती है. Though the actual quake activity lasts for a few seconds, its effects are devastating provided the magnitude of the quake is more than 5 on Richter scale. अब वैसे जो भूकंप है वो कुछ सेकंड्स के लिए ही आता है, बट उसके जो इफेक्ट हैं वो डिवास्टेटिंग होते हैं. मतलब कि वो एक तरीके से बहुत ज्यादा तबाही लाते हैं. कुछ सेकंड का भूकंप ही बिल्डिंगों को गिरा देता है और बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है. अगर भूकंप जो है वो 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, मतलब रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप की तीव्रता 5 से ज्यादा है, तो इफेक्ट बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होंगे. वैसे तो भूकंप जो है हमेशा आते ही रहते हैं, हर मिनट हर सेकंड भूकंप आ रहा है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है, इसीलिए हमें नॉर्मली पता भी नहीं चलता, हम महसूस भी नहीं करते. बट जब भूकंप की तीव्रता, जब उसका मैग्नीट्यूड 5 रिक्टर स्केल 5 जो है उससे ज्यादा है रिक्टर स्केल पे, तो भूकंप जो है वो बहुत ज्यादा तबाही लाएगा. तब हमें महसूस होगा, हमें शेकिंग जो है वो महसूस होगी. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें कि आफ्टर मार्थ जो है वो दिखाया हुआ है कि जब भूकंप आता है तो उसके बाद किस तरीके से जो इफेक्ट है वो देखने मिलता है. यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई है, गाड़ी वगैरह जो है पूरी खराब हो गई है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई हैं. तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है भूकंप की वजह से होता है.